हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज है 3 मार्च 2025। हम थर्ड शिफ्ट का जो एनालिसिस है बेसिकली कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के वीडियोस आपको दे चुके हैं। नहीं देखे तो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट हमने बना दी है जो कि इजीली आपको मिल जाएगी। और गाइज, इस वीडियो में 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए पूरे के पूरे क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं, जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि काफी ज्यादा जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में रिपीट भी हो रहे हैं। विद प्रूफ हम एक एक चीजें आपको कवर करवाएंगे। क्लियर है। और गाइस, चैनल पर अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की प्रॉपर पीडीएफ भी आपको मिल पाए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टडी मटेरियल में पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, कर लीजिएगा। जो भी करंट की अपडेट होती है और जो भी एक्स्ट्रा अपडेट होती है, पल पल की अपडेट हम टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं सबसे पहले, तो एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है। और आपकी एग्जाम कब है कब नहीं है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाली है। आपकी एग्जाम कब है यहाँ से बताएं, तो इस लिंक पर क्लिक करके आप हमें बता सकते हैं किस तारीख को किस शिफ्ट में आपकी एग्जाम है, ताकि आपकी हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएं, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जरूर से बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जीके जीएस करंट अफेयर के हमारे पहले प्रश्न से। आज का जो पहला क्वेश्चन बना है ये मीराबाई से बना है। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के जो गुरु थे इनका नाम है संत रविदास या फिर रविदास। आपको दोनों में से एक नाम मिला होगा, ये एक ही है ना। तो यही नाम आपको इसलिए हमने डाला है, हो सकता है रविदास दिया हो या फिर रविदास दिया, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होता। तो मीरा के जो मीराबाई थी इनके गुरु का नाम संत रविदास था। रविदास भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत और समाज सुधारक थे। मीराबाई ने रविदास को अपना आध्यात्मिक गुरु माना था। मीराबाई ने रविदास को समर्पित एक गीत लिखा था। मीराबाई ने कहा था कि बिना गुरु धारण किए भक्ति नहीं होती है ना। तो मीराबाई ने जो है पितृसत्तात्मक पाखंड को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था इन्होंने। मीराबाई ने अपनी शर्तों पर जीवन जीने के लिए राजघराने से बाहर ये चली गई थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मीराबाई जो है 1518 में रविदास से मिली थी जब वे 12 वर्ष की थी। तो और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मीराबाई जो है 1533 में रविदास से मिली थी जब वे 17 वर्ष की थी। तो दोनों हमने आपको बता दिए। रविदास जो है 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान भक्ति आंदोलन के उत्तर भारतीय रहस्यवादी कवि थे ये। और रविदास के भक्ति गीतों ने भक्ति आंदोलन पर स्थायी प्रभाव डाला था। ये हमारी गाइस आरपीएफ कांस्टेबल के स्पेशल टेस्ट सीरीज है। जो टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहा है ना, सब सारे टॉपिक इसमें अप टू डेटेड है, पूरा लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। पहले 79 में ये दी जा रही थी, पर अभी आप सभी की डिमांड के अकॉर्डिंग ये सिर्फ 49 रुपीज़ के प्राइस पर मिल रही है ना। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बेस्ट टाइम है आपके लिए परचेस करने का। क्लियर है। यहाँ से आप सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस में इस पर इनरोल कर सकते हैं, जो आपके लिए मिनिमम प्राइस है। मिनिमम आप यहाँ से सिर्फ 49 रुपीज़ में प्राइस इसमें इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। डेमो भी डला हुआ है एप्लीकेशन पर, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा गाइज हमारी और भी टेस्ट सीरीज है। आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी की असल जो एग्जाम आपकी है उसके लिए। आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम में जल्द होने वाली है आपकी, तो उसके लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दीजिएगा। ये हमारी एसएससी सीजीएल 2025 की है, ये एसएससी सीएचएसएल 2025 की, और ये एसएससी एमटीएस 2025 के लिए लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है। और ये मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है। इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 31 दिसंबर 2024 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या कितनी है? तो ये है 1,57,706 31 दिसंबर 2024 तक। स्टार्टअप्स की अगर अपन बात करें तो 31 दिसंबर 2024 तक DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की जो संख्या है 2016 में लगभग 502 थी। यहाँ से ये बढ़कर 31 दिसंबर 2024 तक ये हो गई 1,57,706, है ना। तो रोजगार सृजन की अगर अपन बात करें तो 31 दिसंबर 2024 तक स्टार्टअप्स ने 17.28 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित की हैं, जिसमें आईटी सेवा क्षेत्र 2,10,000 नौकरियों के साथ सबसे आगे है। आईटी में सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है, जिसके बाद हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज 1.51 लाख है। व्यावसायिक और वाणिज्यिक जो सेवाएं इसमें 96,474 नौकरियां हैं, यानी कि रोजगार है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 2024 में भारत और डेनमार्क के बीच में पर्यावरण रणनीतिक साझेदारी के तहत किस नदी को बहाल करने के लिए स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR परियोजना शुरू की गई थी? तो ये वरुणा नदी थी। वरुणा नदी आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। भारत और डेनमार्क की सरकार के बीच रहित रणनीतिक साझेदारी के तहत, है ना, हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत जो है वरुणा नदी को बहाल करने के लिए स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना की शुरुआत की गई। और ये जो परियोजना है
ये वाराणसी में है। इस परियोजना का मकसद वरुणा नदी को टिकाऊ तरीकों से बहाल करना है और इस परियोजना में भारत, डेनमार्क और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये जो है BHU और IIT BHU, ये शामिल इसमें बेसिकली हैं। तो याद रखना है आपको, इन सभी का बेसिकली ये मिलकर है प्रोजेक्ट। तो अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया, हरित क्रांति का सबसे सकारात्मक जो प्रभाव है किस राज्य पर पड़ा था? तो पंजाब पर पड़ा था। हरित क्रांति का सबसे सकारात्मक प्रभाव पंजाब पर पड़ा था। पंजाब में हरित क्रांति की वजह से कृषि में उत्पादन बढ़ा, जीवन स्तर सुधरा, उपभोक्ताओं के उत्पादों की मांग भी बढ़ी थी। पंजाब में गेहूं, चावल, कपास, चना, मक्का, बाजरा जैसे फसलों का उत्पादन बढ़ा। कृषि मशीनरी के इस्तेमाल से कृषि का विकास हुआ और आधुनिकीकरण हुआ है, साथ ही कृषि में अधिशेष भी वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जो निकाय है संवैधानिक है? तो वित्त आयोग है। वित्त आयोग है ना, ये एक संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 280, इसके तहत ये स्थापित किया गया है वित्त आयोग। और राष्ट्रपति द्वारा आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्षों के लिए किया गया था। आयोग में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किसे ब्रिटिश हिरासत के तहत मृत्युदंड दिया गया था? है ना, जो आज सभी के दिलों में जीवित है। भगत सिंह करेक्ट आंसर आएगा। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी दी गई थी। ये तीनों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के सदस्य थे। भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर को 1907 को और उन्होंने चंद्रशेखर आजाद और पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया था। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या इन्होंने कर दी थी, है ना। तो इसी की वजह से इनको जो है यहाँ पर ये चीजें हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 38वें राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चन बना है, नेशनल गेम से। इसका स्लोगन पूछा है आपका, संकल्प से शिखर तक। आपका करेक्ट आंसर रहेगा 2025 में भारत के 38वें राष्ट्रीय खेलों का नारा था संकल्प से शिखर तक, जिसका अर्थ है संकल्प से शिखर तक। याद रखिएगा, ये जो खेल है 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में किए गए, है ना। ये नारा एथलीटों के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता को प्रतिबिंबित करता है। और इसके अलावा खेलों का जो शुभंकर है, अगर बात करें इन खेलों का, तो खेलों का शुभंकर मौली था, जो उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित था। मौली जो है इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। खेलों का जो विषय है हरित खेल था, जो स्थिरता पर केंद्रित था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, यदि किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ऊंचाई तक ले जाने में कितना होगा, इस तरह से क्वेश्चन था, कितना काम होगा। तो वर्क बराबर, यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि अगर ये आप फॉर्मूला देख लेंगे तो यहाँ से अगर कोई वैल्यू भी अगर आपको दे रखी होंगे ना, तो उससे आसानी से आप आंसर निकाल पाएंगे। तो इसलिए आपका W बराबर M इंटू G इंटू H, है ना, ये गुरुत्वाकर्षण होता है, द्रव्यमान वगैरह। तो MGH आपका यहाँ से जो हो जाएगा MGH, है ना, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा द्रव्यमान, है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर होगा। यहाँ पर आप जरूर से चेकआउट करिएगा। किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ऊंचाई तक ले जाने में लगा काम वस्तु के भार, है ना, वस्तु का जो भार होता है वो ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है और इसे गुरुत्वाकर्षण संभावित ऊर्जा बेसिकली कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण संभावित ऊर्जा किस वस्तु के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में उसकी स्थिति के कारण होती है। गुरुत्वाकर्षण संभावित ऊर्जा का सबसे आम उदाहरण है पृथ्वी की सतह के पास स्थित वस्तुओं का। अगला क्वेश्चन बना है 2024 में भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन करेक्ट आंसर रहेगी, है ना। ये वित्त मंत्री है भारत की। निर्मला सीतारमन भारतीय जनता पार्टी की सदस्य है। वर्तमान में भारत में वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत ही है और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का भी प्रमुख प्रभार इनको ही दिया गया है। तो सीतारमन मोदी की पिछली कैबिनेट में भी रक्षा मंत्री थी है, अब इनको वित्त मंत्रालय दिया गया है। 3 सितंबर 2017 को मोदी सरकार की कैबिनेट फेरबदल के बाद उन्हें रक्षा मंत्रालय या रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। इससे पहले सीतारमन ने वित्त मंत्रालय के तहत जो है वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री के रूप में काम किया है। और अभी वर्तमान में ये क्या है, तो ये राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, अभी वर्तमान में ये वित्त मंत्री है ना, वित्त मंत्री है, याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेल बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो रेल बजट जो है केंद्रीय जो रेल मंत्री होते हैं उनके द्वारा ये पेश किया जाता है। अगर बात करें कि अभी हाल ही में किसने पेश किया था, तो अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, इनके द्वारा पेश किया गया था। तो ये आप आंसर लगा सकते हैं, जो भी पूछा उस हिसाब से बता सकते हैं। जुलाई 2021 में रेल मंत्रालय का जो प्रभार संभालने वाले जो व्यक्ति है, इनका नाम है अश्विनी वैष्णव।
भारतीय रेलवे के लिए सुधार और आधुनिकीकरण योजनाओं को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। रेल बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जो भारतीय रेलवे के व्यय, वापसी और भविष्य की योजनाओं और समग्र वित्तीय स्वास्थ्य को रेखांकित बेसिकली करता है। अगला क्वेश्चन पूछा है 1 वोल्ट है ना बाई 1 एम्पियर बराबर कितना होगा, इस तरह से, तो 1 ओम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार, चाहे वह उसका धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान कुछ भी हो। तो आर्टिकल 15 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, अनुच्छेद 15। क्लियर है। भारत के संविधान के मुताबिक जो अनुच्छेद 15 है इसके तहत किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार है, चाहे उसका धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश है ना या जन्म स्थान कुछ भी हो। यह अनुच्छेद जो है राज्य द्वारा किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव रूप से रोकता है और अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच के लिए किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने सुरक्षा के लिए DRDO से समझौता किया है, इस तरह से क्वेश्चन था। एग्जैक्ट जो स्टेट का नाम है ये पता नहीं चल पाया है, बाकी कुछ और भी चीज़ें चली है जैसे कि राजस्थान इसमें दे रखा था, पर श्योर नहीं है हम 100% इसको लेकर। देखिए DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ सुरक्षा के लिए समझौते की जो प्रमुख खबरें आई है उनमें हाल ही में राजस्थान राज्य का उल्लेख हुआ है और जिन्होंने DRDO के सुरक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के लिए समझौता किया है। हो सकता है राजस्थान हो, पर 100% श्योर नहीं है, इसलिए हमने ये यहाँ पर आंसर में राजस्थान नहीं डाला, देख लीजिएगा एक बार और। गाइस ये हमारी स्पेशल ई बुक है, जीके की स्पेशल ई बुक, जिसमें आपको TCS के लेटेस्ट क्वेश्चंस जो है वो आपको मिल जाएंगे। SSC और रेलवेज की आगामी एग्जाम के लिए आपकी बेस्ट रहेगी। जो लेटेस्ट पैटर्न आपका बन रहा है TCS का पूरा इसमें अप टू डेटेड है क्वेश्चंस, तो आप इसकी मदद से अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छे तरीके से लेटेस्ट क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं या उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अध्यायवार प्रश्नों का संग्रह यहाँ पर देखने को मिलेगा। 25 रुपीज़ में 1500 से भी अधिक क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन रहेंगे लेटेस्ट पैटर्न पर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो भी डला है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर रुद्र का उद्घाटन किया है। तो ये पूछा है इसमें कि किस क्षेत्र से के लिए किया है ना, किस क्षेत्र के लिए किया है, ये आपसे यहाँ पर बेसिकली पूछा गया। तो रक्षा क्षेत्र, डिफेंस सेक्टर के लिए बेसिकली किया गया है। रुद्र भारत का एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में डेटा प्रोसेसिंग, सैन्य विश्लेषण को और तेज और प्रभावी बनाना है। तो रुद्र का जो उपयोग है सैन्य उद्देश्यों के लिए, सिमुलेशन, एनालिटिक्स और बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, ये क्या है ना। तो ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, आर्टिकल 39D आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगर अनुच्छेद पूछा है तो अनुच्छेद 39D हो जाएगा। और ये पूछा है कि किस में आता है ना, तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का अंग है ये। समान कार्य के लिए समान वेतन, याद रखना है। समान कार्य के लिए समान वेतन का मतलब है किसी भी व्यक्ति को उसके काम के लिए उचित वेतन दिया जाना चाहिए। यह एक बुनियादी मानव अधिकार है ना। और इस सिद्धांत का सबसे ज्यादा इस्तेमाल लैंगिक भेदभाव के संदर्भ में किया जाता है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 या फिर D में इसमें प्रावधान का जिक्र है। यह प्रावधान राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत आता है। समान वेतन का मतलब है सभी कर्मचारियों को समान कार्यों, समान मूल्यों के माने जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिए समान वेतन पाने के हकदार है। क्लियर है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, काटी बिहू किससे संबंधित है, तो असम करेक्ट आंसर रहेगा। काटी बिहू असम में मनाया जाने वाला एक त्योहार है जो धान की बुआई और रोपाई के अंत का प्रतीक है। इसे कंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है और यह अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यायपालिका और कार्यपालिका किसमें आती है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। DPSP मौलिक कर्तव्य इस तरह से। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों ही भारत सरकार के 3 अंगों में से एक है ना। इनके अलावा एक विधायिका भी सरकार का अंग है। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका 3 अंग है सरकार के। न्यायपालिका कानून का सही मतलब निकालती है, कानून के मुताबिक काम न करने वालों पर सजा सुनाती है न्यायपालिका, है ना। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को संसद के द्वारा किसके माध्यम से हटाया जा सकता है, या फिर हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए, इस तरह से क्वेश्चन हमें मिला था। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद के द्वारा हटाने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है, या विशेष बहुमत के माध्यम से हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से उसके पद से हटाया जा सकता है ना। ऐसे निष्कासन के लिए राष्ट्रपति उसी सत्र में केवल उसे ही पद से हटाने का आदेश जारी कर सकता है। तो संसद द्वारा अभिभाषण प्रस्तुत किए जाने के बाद अभिभाषण संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 110 है इसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है तथा वित्त अधिनियम और विनियोग अधिनियम धन विधेयक के उदाहरण है। तो धन विधेयक वह विधेयक होता है जो सरकार द्वारा कराधान, सार्वजनिक व्यय और उधार जैसे वित्तीय मामलों से संबंधित बेसिकली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई की जो वर्तमान में रेपो रेट है ये क्या है? तो यह है 6.25%, है ना। 7 फरवरी 2025 की स्थिति के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा घोषणा के अनुसार मौजूदा जो रेपो रेट है या रेपो दर ये है 6.25%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, है ना। बैंक दर और मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा MSF द्वारा जो दर है ये है आपका 6.50% और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो दर है ये 6% के समथिंग है ना। तो आप याद रखिएगा, सारी दरें हमने बता दी, लिख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी CRR बन चुके हैं, इनसे क्वेश्चंस आपके, तो इनसे भी बाकी और भी आप याद रखिएगा। ये रिवर्स रेपो रेट पूछा जाता है, मौजूदा जो रेपो रेट है ये भी आपका पूछा जाता है, रिवर्स रेपो रेट भी याद रखिएगा। और ये जो आपका MSF जो है ये आप देख लीजिएगा, और ये डिपॉजिट फैसिलिटी भी हमने बता दी है आपको, SDF, है ना, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आवास बैंक आपसे पूछा है NHB का, NHB के वर्तमान में जो प्रबंध निदेशक है MDA कौन है? तो राष्ट्रीय आवास बैंक होता है नेशनल हाउसिंग बैंकिंग, इसका फुल फॉर्म है। संजय शुक्ला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये प्रबंध निदेशक है इसके। संजय शुक्ला राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक है, वर्तमान में प्रबंध निदेशक है। और 30 जुलाई 2024 को ये पदभार संभाला इन्होंने, भारत सरकार ने उनके नाम को मंजूरी देने के बाद उन्होंने यह जो पदभार है संभाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, स्कूल उद्योग को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है? तो जो स्कूल उद्योग है ये स्कूल किस क्षेत्र में आता है? तो ये तृतीय क्षेत्र में आता है ना। ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो तीसरा क्षेत्र ये बेसिकली होता है। स्कूल उद्योग को अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन, मछली पकड़ने जैसी गतिविधियां शामिल होती है जो पृथ्वी के से कच्चे माल के निकालने पर केंद्रित होती है। इसका अर्थ यह है कि स्कूल जो है ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सेवा आधारित तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि किस क्षेत्र में आती है? तो कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र में आती है, कृषि एक प्राथमिक क्षेत्र में आती है का उद्योग है। और प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वहाँ हिस्सा है जिससे कच्चा माल का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में मछली पकड़ना, वानिकी खनन, लकड़ी की कटाई जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। प्राथमिक क्षेत्र कई देशों, विशेषकर विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करता भी होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था का आधार किस पर निर्भर था? तो कृषि पर निर्भर था। ये कृषि करेक्ट आंसर रहेगा। आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था का जो आधार था ये कृषि पर निर्भर था। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी तो देश की अधिकांश जनसंख्या जो थी कृषि क्षेत्र में लगी हुई थी और देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था के कई महत्वपूर्ण पहलू थे जो आजादी के बाद देश की विकास की यात्रा को प्रभावित करते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 50 है ना, अनुच्छेद 50 इसमें क्या उल्लेख करता है? तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख करता है ये अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका शाखा से न्यायपालिका को अलग करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आपका आरबीआई जो है ये बनाता है मौद्रिक नीति। भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति जो है ये मौद्रिक नीति रिपोर्ट जो है जारी करती है, MPC। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IIT और IIM बेंगलुरु ने 6G पर काम करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो नोकिया के साथ में इन्होंने साझेदारी की है 6G पर काम करने के लिए। IIT और IIM बेंगलुरु ने 6G पर काम करने के लिए नोकिया के साथ साझेदारी की है। ये दोनों संस्थान जो है और नोकिया मिलकर 6G तकनीकी अनुसंधान और विकास में काम कर रहे हैं, आपको देख लेना है ना। तो 6G 6th जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है 6G का। इसके बारे में बात करें तो इसे पहली बार नोकिया ने ही पेश किया था, है ना। नोकिया के वैज्ञानिकों ने इसके शुरुआती विचारों पर काम किया था। हालांकि जियो और सैमसंग ने भी जो है इस क्षेत्र में काम ये कर रहे हैं, लेकिन 6G तकनीक को पहली बार विकसित करने में नोकिया का बड़ा हाथ रहा है। आपको यही क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार NHRC आपका हो जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत की एक स्वायत्त संस्था है और ये मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। ये संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है या किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर। ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक है ये रस्किन बॉन्ड। द रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास है, तो इनका पहला उपन्यास भी पूछा जा सकता है, द रूम ऑन द रूफ।
है ना। द ब्लू अम्ब्रेला जो है रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत का जो चुनाव आयोग थे, जिसको निर्वाचन आयोग भी कहा जाता है ना। तो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है ये भारतीय निर्वाचन आयोग या भारत का चुनाव आयोग। इसकी स्थापना संविधान के तहत 25 जनवरी 1950 को हुई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में बेसिकली 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। गाइस ये हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज वगैरह है, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि बेस्ट है, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। नाम मात्र की प्राइस सिर्फ 79 में आपको मिल जाएगी, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कौन सी अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में आता है दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में है। इसे 1985 में 52वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था, इसके तहत जोड़ा गया था। ये कल भी क्वेश्चन बना था, आज भी बना है, बैक टू बैक क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, हम आपको बार बार बता रहे हैं। इसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरमपंथी आंदोलन किस आंदोलन के जरिए शुरू हुआ था? तो ये स्वदेशी जो आंदोलन था, इसके जरिए शुरू हुआ था ये चरमपंथी आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरमपंथी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के जरिए शुरू हुआ था, और यह आंदोलन 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद में शुरू हुआ था। इस आंदोलन को जुनूनी राष्ट्रवादियों के युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहला एंग्लो वैदिक स्कूल कहाँ खुला था? तो ये लाहौर में खुला था। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल सिस्टम, DAV इसका नाम है। पहला स्कूल जो है 1 जून 1886 को लाहौर में खुला था। इसकी स्थापना महात्मा हंसराज और गुरुदत्त विद्यार्थी ने की थी। महात्मा हंसराज आर्य समाज के महान सदस्य और शिक्षाविद थे। अगला क्वेश्चन है, काती बिहू या काटी बिहू, है ना, काटी बिहू। तो काटी बिहू जो है क्यों मनाया जाता है? किसानों द्वारा अपने खेतों की रक्षा करने के लिए और कृषि उत्पादों के अच्छे उगने की कामना करने के लिए बेसिकली काटी बिहू मनाया जाता है। और ऑप्शंस देखकर आप क्लिक कर सकते हैं कि क्या ऑप्शंस किस हिसाब से मिले थे। काटी बिहू असम में मनाया जाने वाला एक कृषि त्योहार है। यह चावल के पौधों को स्थानांतरित करने का समय है, और इसे कोंगाली बिहू भी कहा जाता है। यह त्योहार गंभीरता और प्रार्थना का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? तो काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां और मातृत्व राहत के प्रावधान इसमें है आर्टिकल 42 में। काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां मातृत्व राहत के लिए प्रावधान इसमें दिए गए हैं। अनुच्छेद 42 इस बात पर जोर देता है कि राज्य को काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत सुनिश्चित करना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन बना है, देखिए अनुच्छेद 15 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, और गुप्त काल से भी क्वेश्चन बने। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस बने थे, है ना। तो हमें जितने मिले हैं हमने एग्जैक्ट आपको बता दिया। 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हमें सीधे बच्चों के द्वारा बताए गए हैं। क्लियर है? जब भी आपका एग्जाम होगा इस क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प आपकी कर पाएँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, तो वहाँ से आप हमें सीधे बता सकते हैं कि आपकी एग्जाम किस दिन किस शिफ्ट में है, ताकि हम आपकी और अधिक से अधिक मदद कर पाएँ। क्लियर है? अब हम गाइस मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है ये फटाफट कवर कर लेते हैं। ये हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है आरपीएफ कांस्टेबल की, सिर्फ 49 रुपीज़ के प्राइस पर मिल जाएगी। लिमिटेड टाइम है, इनरोल नहीं किया तो बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी और जो है ये आरआरबी एनटीपीसी की भी अवेलेबल है, आरआरबी ग्रुप डी की अवेलेबल है। सिर्फ 79 रुपीज़ के प्राइस पर आपको मिल जाएगी। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह सिर्फ 79 में आपको दी जा रही है लिमिटेड टाइम के लिए। तो जरूर से एक बार डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं जल्दी से। ये मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है, इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये ई बुक है हमारी, सिर्फ 20 की प्राइस में 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, वो भी लेटेस्ट पैटर्न वाले, है ना। तो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, डेमो देख लीजिएगा। अब मैथ्स की बात करते हैं गाइस हम। मैथ्स का पहला क्वेश्चन बना है, ये एक क्वेश्चन हमें पूरा मिल चुका है। इस तरह से क्वेश्चन था। प्रथम 199 विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछा है। विषम की स्पेलिंग मिस्टेक है, वापिस जाएंगे, है ना। तो प्रथम 199 विषम संख्याओं का औसत, इस तरह से उन्होंने क्वेश्चन बताया, देख लीजिएगा। देखिए अब हम टॉपिक बात करते हैं। नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन आपके बने हैं। इसके अलावा जो मेंसुरेशन है 2 क्वेश्चन बने। स्पीड टाइम डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन आपका बना है। टाइम एंड वर्क से आपके 3 क्वेश्चन बने हैं। SICI से 3 क्वेश्चन आपके बने हैं। एवरेज से 3 क्वेश्चन है। परसेंटेज से 4 क्वेश्चन है, और रिलेशन बिटवीन नंबर्स 2 क्वेश्चन बने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन बने हैं। ये टॉपिक आपके मैथ्स में पूछे गए हैं, जो कि आपको देखकर जाना है। अगर अपन बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में एनालॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन है। सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग 4 से 5 पूछा। पजल सिटिंग अरेंजमेंट से 4 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन थे। इसके अलावा सिलोज्म से 2 क्वेश्चन थे। नंबर एंड अल्फाबेटिकल जो सीरीज है, इससे 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए, है ना। इसके अलावा मिरर और वाटर इमेज से 1 क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर है?
जो जो टॉपिक हमने बताया है इनको अच्छे से करके जाए, यहीं से क्वेश्चन आपके लगातार देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा सारी चीज़ें जो हमने बताई है वो। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोस को प्रिपेयर करने में, तो आप भी समझ सकते हैं इस तरह की चीज़ें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लेके आने की कोशिश करते रहें। क्लियर है। ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल वाली टेस्ट सीरीज जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, सिर्फ 49 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी, लिमिटेड टाइम के लिए। इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेस्ट है ना। ये और भी अवेलेबल है, इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डलिए, जाकर चेकआउट आप कर सकते हैं, डेमो देख सकते हैं, है ना। बेस्ट रहेगी आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। और ये ई बुक है स्पेशल हमारी, जो सिर्फ 1500 से भी अधिक क्वेश्चन आपके लेटेस्ट पैटर्न वाले के कवर यहाँ से हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की प्रॉपर तरीके से पीडीएफ मिल पाए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।